आज हमें अपने कॉम्बिनेशन में ज़्यादा बॉलर्स रखने हैं या ज़्यादा बैटर्स। और ये बेंजामिन वाइट 16%, ब्रेट करी 30%, फियोन हैंड 24% एंड बैटिंग सेक्शन से जॉर्ज डॉकरेल 8% सिलेक्शन वाले कैसे आज डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन में, और वो भी क्यों, और हम इनको अगर लेंगे किन के जगह लेंगे, सब कुछ मैं आपको समझाने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो विश्लेषण वीडियो है, भविष्यवाणी वीडियो नहीं। अच्छा, वेन्यू एंड पिच के बारे में बात करेंगे। द वुडबर्ग क्रिकेट क्लब हॉक के अंदर, जो कि नीदरलैंड में है, ये मुकाबला खेला जाएगा। बहुत ही बेसिक सा वेन्यू है और रिसेंटली ना इस वेन्यू पे 2 मुकाबले खेले गए हैं इसी टूर्नामेंट का, और उसी से हम पिच को जज करने का कोशिश करेंगे। अब मजे का बात क्या पता है, इन दोनों मुकाबलों में ना पहले तो स्कॉटलैंड टॉस जीता फर्स्ट मैच में, उन्होंने बोला हमको बॉलिंग फर्स्ट करना है। यहाँ पे नीदरलैंड टॉस जीता, उन्होंने भी बोला हमको बॉलिंग फर्स्ट करना है। दोनों ने ही चेजिंग करते हुए मैच को जीतने का कोशिश किए, दोनों ने ही मैच को गवा दिए। अब इसका मतलब क्या, दोनों ही मैचेस में बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है। अब बैटिंग फर्स्ट करते हुए क्यों जीते हैं पता है, यहाँ पे 167 वो कर दिए, यहाँ पे 150 कर दिए। अगर आप 130, 120, 125 ऐसे करके टारगेट देंगे ना, तो यहाँ पे चेज होता हुआ आपको दिखेगा। बट अगर 150 या उसके ऊपर टारगेट देंगे, सेकेंड इनिंग में पिच थोड़ा सा ना स्लोइश बिहेव करता है, जहाँ पे कट्टर्स वाले बॉलर्स एंड हिट द डेक बॉलर्स, उनका बॉल थोड़ा सा ग्रिप करता है, थोड़ा सा रुक के आता है पिच पे। तो सेकेंड इनिंग में 150 के ऊपर चेस करना यहाँ पे मुश्किल रहता है। अगर आपने दोनों मैचेस अब तक लाइव देखा है पूरा 40-40 ओवर, तो आपको पता होगा। फर्स्ट इनिंग में पेसर को 13 विकेट मिले, सेकेंड इनिंग में 8 विकेट पेसर्स को मिले थे, स्पिनर 4 विकेट निकाले थे। अब जो लास्ट मैच हुआ कल वाला, वहां पे पेसर्स को 10 विकेट मिले, अगेन 7 विकेट सेकेंड इनिंग में पेसर को मिले हैं। तो सेकेंड इनिंग वाले पेसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वही वाला बात है कि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रहे हैं, अगर वो 150 या उसके ऊपर स्कोर कर देते हैं, चांसेस ज्यादा है कि उनके पेसर्स सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करेंगे, उनके विकेट निकालने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। अब मैंने पिच बिहेवियर, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपके सुविधा के लिए लिख के रखा है कि शुरुआत में ना यहाँ पे साइडवेज या लैटरल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। मतलब बॉल थोड़ा सा मूव करता है शुरुआत के 3-4 ओवर आप मान लीजिए, और बैटर्स को दिक्कत होता है, एकदम हाथ खोल के बैटर्स खेल नहीं पाते हैं। अगर खेलने जाएंगे एज वगैरह लगने के चांसेस हैं। अब विथ टाइम जब वो इनिशियल स्विंग खत्म हो जाएगा, फर्स्ट 10 ओवर खत्म हो गया ना मैच का, फिर उसके बाद आपको बॉल थोड़ा सा ना रुक के आता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हिट द डेक डिलीवरीज, बैक ऑफ लेन डिलीवरीज, स्लोअर वंस ज़्यादा बेहतर गेम में आते हुए दिखेंगे। और सेकेंड इनिंग में तो ये सारे बॉलिंग तरकीब जो है ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए सेकेंड इनिंग वाले पेसर्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट्स अ हाइब्रिड पिच, ये एक हाइब्रिड पिच है, तो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा ग्रिप एंड टर्न नहीं मिलेगा। बट वो वाले स्पिनर्स जो विकेट टू विकेट डालते हैं एंड डेथ ओवर्स में डालते हैं, उनको विकेट्स मिलने के चांसेस हैं, और दोनों ही मैच में हमने वही देखा। अगर अपने कल वाला मैच देखा होगा, टिम प्रिंगल डेथ ओवर्स में आए थे एकदम 20वां ओवर डालने, और वहां पे आके ना 2 विकेट लेके चले गए थे वो। तो ऐसे स्पिनर जो डेथ ओवर्स में डाल रहे हैं और विकेट टू विकेट डाल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में। लास्ट 5 मुकाबलों में से 2 बार स्कॉटलैंड जीता है और 3 बार आयरलैंड जीता है। लास्ट जो मुकाबला 2023 में खेला गया था, वहां पे स्कॉटलैंड ने बाजी मारा था। दोस्तों, आपको खजाना चाहिए, खजाना। आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी खजाना के तरफ अभी देख रहे हैं। कैसे? रियल 11 एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे हमारा गिव अवे भी चल रहा है। वैसे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, हवाबाजी नहीं है, हवा में तीर नहीं मार रहा मैं, आपको रीजंस दूंगा, कारण बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आप मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मैच में क्लिक करेंगे। पहले तो आप एंट्री फीस देख लीजिए, काफ़ी एंट्री फीस कम है बाकी एप्लीकेशंस के मुकाबले, और जीएसटी वगैरह भी नहीं लगता, पहला बात। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ वो 11 प्लेयर ले लो, कॉम्बिनेशन बना लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो डेडलाइन के पहले, फिर कुछ ना करो, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आप लाइव फैंटेसी भी खेल सकते हैं। मतलब मैच चल रहा है, मैच शुरू हो चुका है, फिर भी आप फैंटेसी खेल रहे हैं, 5-5 ओवर्स का फैंटेसी,
पहला फर्स्ट इनिंग चल रहा है ना, मैच शुरू हुआ, पहले ओवर से 5वें ओवर तक ये वाला फैंटेसी आप खेलिए। 5वें ओवर तक कैसा क्या हो सकता है, उस प्रेडिक्शन के चलते अब अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे 5-6 प्लेयर्स का, एक टीम बनाएंगे अपना और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। फिर 5 ओवर खत्म हो गया, 6वें ओवर से 10वें ओवर तक कैसा क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी आप प्रेडिक्शन करेंगे एंड फिर 10वें ओवर तक एक फैंटेसी खेलेंगे। ऐसे करके ना जब फर्स्ट इनिंग के 20 ओवर खत्म होंगे आप 4 बार फैंटेसी ऑलरेडी खेल चुके होंगे और 4 बार जीत चुके होंगे। फिर सेकेंड इनिंग शुरू होगा, वहां पे भी 4 बार अलग अलग 5-5 ओवर्स के गैप में आप फैंटेसी खेल सकते हैं। मतलब मैच लाइव देख रहे हैं और खेल रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइव फैंटेसी। एमबीपी फैंटेसी, जहां पे ये 5-5 प्लेयर्स का ग्रुप अलग अलग दिया होता है। इस ग्रुप से कौन सा प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट देगा, इस ग्रुप से कौन सा प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट देगा, सिर्फ ये आपको बताना है और उस प्लेयर को चूज करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। सिर्फ एक प्लेयर आपका विनिंग या लूजिंग डिसाइड कर देगा। फिर ओपिनियन फैंटेसी, जहां पे आपको टीम चूज करना होता है या फिर अपना ओपिनियन देना होता है। टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बैट। आपको क्या लगता है टॉस जीत के कैप्टन आज बैटिंग फर्स्ट लेंगे या बॉलिंग फर्स्ट लेंगे, उस हिसाब से आपको येस या नो करके आपका इन्वेस्टमेंट कर लेना है। कौन जीतेगा आज आपको क्या लगता है, आपको उस हिसाब से ना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे प्रो प्ले फैंटेसी भी मिलता है। प्रो प्ले फैंटेसी भी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग की तरह है, बट प्रो प्ले में आप एक बार घुस गए उस टीम के साथ फिर अब निकल नहीं सकते। ट्रेडिंग में वो चीज़ नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मैच फंसने वाला है, शायद मुंबई नहीं जीतेगा, मुझे अभी मुंबई की तरफ से निकल आना चाहिए क्योंकि आपने पहले मुंबई के तरफ से शेयर्स खरीदे थे, फिर आप निकल भी आ सकते हैं। ये है ट्रेडिंग का फ़ायदा। प्रो प्ले में अगर आप घुस गए ना किसी टीम के साथ, मतलब किसी टीम के शेयर बाई कर लिए, तो आप मैच का जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ट्रेडिंग ज़रूर करता हूँ, प्रो प्ले करूँ या ना करूँ। बहुत श्योर मैं होता हूँ किसी टीम के ऊपर तो ही मैं प्रो प्ले खेलता हूँ, नहीं तो ट्रेडिंग तो मैं बिल्कुल खेलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गिव अवे भी यहाँ पे चला। अच्छा, गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ये है हमारा गिव अवे, लगे हाथ में अपने टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ। 10 रॉयल एनफील्ड बाइक्स आपको इस साल आईपीएल 2024 में हमारे तरफ से मिल रहा है। आपको बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रियल 11 को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है और आईपीएल 2024 में जितना ज़्यादा हो सके आपको डिपॉजिट करना है। जितना ज़्यादा बंदा डिपॉजिट करेगा उतना टॉप 10 के लिस्ट में आ जाएगा और उनको रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक एट द एंड ऑफ आईपीएल 2024 मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये है लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबले। आप ESPN क्रिक इन्फो एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। ये 2023 में खेला गया था, ये 2022 में खेला गया था। यही दोनों सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि अभी भी इन सारे प्लेयर्स में से बहुत सारे प्लेयर्स दोनों टीम से खेल रहे हैं। नहीं तो ये 2019 में जो सारे प्लेयर्स खेले थे ना, 5 साल बाद उनमें से बहुत सारे प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं है या फिर रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये सारे हम नहीं देखेंगे, इन दोनों मैचेस को हम चेकआउट करेंगे। चलिए चेकआउट करते हैं। ये मैच 28 जुलाई 2023 को खेला गया था एडिनबर्ग के अंदर। स्कॉटलैंड बैटिंग फर्स्ट किया, 213 तक कर पाया। आयरलैंड 205 पे ही रुक गए। अब 213 जो किए थे ना, टॉप ऑर्डर में मुनसे का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया था। ओली हेयर्स मार्क अडायर के सामने फंस गए थे, ध्यान दीजिएगा। मैकबुलन हाईएस्ट स्कोरर रहे थे जो अभी नहीं खेल रहे, 68 किए थे। जहां पे बेरिंगटन का 54 रन्स और मैथ्यू क्रॉस का 30। दोस्तों ये दोनों नाम के ऊपर आपको स्पेशल अटेंशन देना है क्योंकि जितने भी हेड टू हेड मैचेस मैंने खोल के देखा है, बेरिंगटन एंड मैथ्यू क्रॉस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आयरलैंड के सामने बैटिंग करना। अगर स्कॉटलैंड के बोर्ड्स पे आपको रन्स अच्छा खासा दिखेगा ना, इन दोनों के रन्स बनने बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं चलते हैं, स्कॉटलैंड आयरलैंड के सामने फंसता है। अच्छा, अगर उसी मैच में आयरलैंड की तरफ से बॉलिंग देखेंगे तो मार्क अडायर सिर्फ 20 रन देके 1 विकेट निकाले थे। बैरी मैकर्थी का 2 विकेट हालांकि एक्सपेंसिव गए थे और बेंजामिन वाइट का 2 विकेट, हालांकि ये भी एक्सपेंसिव गए थे बट लेग स्पिनर है और 2 विकेट लेके गए थे, ध्यान दीजिएगा। जब बैटिंग करने आया आयरलैंड, बेलबर्नी किनके सामने आउट हुआ, लेफ्ट आर्म पेसर ब्रैड कड़ी जिनका अभी सिलेक्शन 30% है। पॉल स्टर्लिंग, मैंने आपको हमेशा बताया है अपने वीडियोस में, पॉल स्टर्लिंग लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसता है, यहाँ पे भी ब्रैड कड़ी के सामने आउट हुआ। लॉर्कन टकर 0 रन बना के ब्रैड कड़ी के सामने चलते बने। हैरी टेक्टर ब्रैड कड़ी के सामने आउट हो गए, ठीक है। तो नीचे से कर्टिस कैम्फर्ड का 28, नील रॉक का 20 और मार्क अडायर का 36 बॉल पे 72 अगर ना आता ना तो ये 205 नहीं बना पाते। बॉलिंग से देखेंगे उस मैच में स्कॉटलैंड की तरफ से ब्रैड करी का 5 विकेट, 1 मेडन के साथ। मार्क वर्ड एक्सपेंसिव गए थे अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे गविन मेन का 1 विकेट, ये भी एक्सपेंसिव गए थे। माइकल लिस्क का 2 विकेट, डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं, और क्रिस ग्रिप्स का 1 विकेट था।
अच्छा, ये नेक्स्ट हेड टू हेड मैच जो कि 2022 अक्टूबर के महीने में खेला गया था होबार्ट के अंदर। बैटिंग फर्स्ट इस बार भी स्कॉटलैंड ने किया, 176 किए थे, नॉट अ बैड स्कोर। बट इस बार आयरलैंड ना चेज डाउन कर दिया और बहुत कंफर्टेबली चेज डाउन किए थे, जहां पे लॉर्कन टकर 20 रन किए थे, हैरी टेक्टर का 14, कर्टिस कैम्फर्ड का 72 आया था 225 के स्ट्राइक रेट से, और जॉर्ज डॉकडेल नीचे से 39 रन्स कर दिए थे। डॉकडेल का नाम मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। अब स्कॉटलैंड जो है ना, यहाँ पे 176 किन के बदौलत किए थे। यहाँ पे जोन्स का 86 आया था जो फिलहाल नहीं खेल रहे हैं, बेरिंगटन का 37 एंड क्रॉस का 28, वही दोनों नाम आपको दिख रहे हैं, और उनके साथ कोई एक बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस कर देता है। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए जॉश लिटिल का 1 विकेट था जो फिलहाल नहीं खेल रहे हैं। मार्क एडायर का अगेन एक अच्छा परफॉर्मेंस, इकोनॉमिकल भी रहे थे, और यहाँ पे नीचे से कर्टिस कैम्फर्ड का 2 विकेट, ये भी इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे। जो 4 विकेट गिरा था आयरलैंड का, कौन निकाले थे? यहाँ पे मार्क वर्ड 1 विकेट निकाले थे स्कॉटलैंड की तरफ से, ब्रैड विल 1 विकेट, शेफन शरीफ का 1 विकेट, हालांकि एक्सपेंसिव गए थे, और माइकल लिस्ट का फिर से एक आधा विकेट आपको दिख जाएगा। अच्छा, इस वेन्यू पे इस टूर्नामेंट का ऑलरेडी जो 2 मैचेस खेले जा चुके हैं उनको भी हम बारी बारी खोल के देख लेते हैं। पहले मैच में नीदरलैंड ने बैटिंग फर्स्ट किया, टॉप ऑर्डर में एक डिसेंट सा शुरुआत मिला, फिर विक्रमजीत सिंह मिडिल ओवर्स के अंदर 39 कर दिए 216 के स्ट्राइक रेट से, नीचे से फिनिश आया 190 के स्ट्राइक रेट से नीदरलैंड ने किया, ऐसे करके परफॉर्मेंस आया था। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे ब्रैड करी का उस मैच में परफॉर्मेंस देख सकते हैं, नीदरलैंड के सामने 1 विकेट निकाले थे, क्रिस सोल 2 विकेट, डेथ में आके विकेट निकाले थे, गविन मेन भी एक ही ओवर में ये 2-2 विकेट निकाल के गए थे, ठीक है। मार्क वर्ट 1 विकेट और माइकल लिस्क 3 ओवर डाले थे और 1 विकेट निकाले थे। जब बैटिंग करने का बारी आया स्कॉटलैंड का, टॉप ऑर्डर नहीं चला, आप देख सकते हैं कितने स्ट्रगल किए थे। माइकल जोन्स 25 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, ओली हेयर्स 36 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, सी टियर 75 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही स्ट्रगल किया था अच्छे स्विंग बॉलिंग के सामने। यहाँ पे बेरिंगटन 39 किए थे और मैथ्यू क्रॉस 49, वही दोनों नाम आपको दिख रहे हैं। माइकल लिस्क नंबर 6 तक तो आ गए थे बट कुछ खास कर नहीं पाए थे बैटिंग से, वैसे भी बहुत बढ़िया फॉर्म में नहीं है विद द बैट टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे किंगमा का 4 विकेट था नीदरलैंड की तरफ से, लोगन वैन विक 3 विकेट, और डी डोडाम जो स्पिनर है वो 2 विकेट निकाले थे, पॉल वैन मैकडन का 1 विकेट था। तो वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि सेकेंड इनिंग वाले पेसर्स कितने अच्छे से यहाँ पे विकेट निकाल रहे हैं वो आप देख ही सकते हैं। और दूसरा मैच जहां पे आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट किया। अब जब आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रहा था ना, एक टाइम पे बहुत गंदा फंस रहा था, क्योंकि लॉर्कन टकर टॉप ऑर्डर में 40 किया, उनके अलावा बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया था। कर्टिस कैम्फर भी 10 रन बना के आउट हो गए। नीचे से जो ये मार्क एडायर का 24 बॉल्स में 49 आया था ना, ये इनको 150 तक लेके जाने में मदद किए थे, नहीं तो ये मैच आयरलैंड हार ही चुका था, वैसा मान के चलो। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए टिम प्रिंगल का 3 विकेट, जिनमें से 2 विकेट लास्ट में बिल्कुल 20वां ओवर करते हुए आया था। किंगमा का 1 विकेट, यहाँ पे डोडम जो कि ऑडिक स्पिनर है 2 विकेट निकाले थे। पॉल वैन मैकडन का 2 विकेट था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए नीदरलैंड की तरफ से। अब नीदरलैंड जब चेस करने आया, शुरुआत में बहुत अच्छा इनको एक स्टार्ट मिला, जहां पे लग रहा था एक टाइम पे जब 11वां या 12वां ओवर चल रहा था कि यहाँ पे नीदरलैंड चेस डाउन कर देगा, जब तक बेस्डिलेडे एंड मैक्सो दाऊद खेल रहे थे। उसके बाद जब विकेट्स गिरना शुरू हुआ, इवन के कैप्टन भी स्कॉट एडवर्ड्स कुछ खास नहीं कर पाए। नीचे से टिम प्रिंगल मैच को बनाने में सक्षम रहे, नहीं तो एक टाइम पे 13-14 का रिक्वायर्ड रन रेट जा चुका था, बट टिम प्रिंगल नीचे से हिटिंग चालू किए और भाग्य ने उनका साथ भी दिया। 269 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला। बॉलिंग सेकंड करते हुए अगेन पेसर्स इंपॉर्टेंट है, मार्क एडायर का 2 विकेट, फियोन हैंड सिर्फ 18 रन देके 3 विकेट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत दिमाग से बॉलिंग कर रहे थे, अच्छे रिदम में लग रहे थे, लाइलन लेंथ को हिट कर रहे थे, जो कि इंपॉर्टेंट है। और कर्टिस कैम्फर 2 विकेट निकाल के गए थे, डेथ ओवर्स में ये तीनों ही बॉलिंग किए थे। बाकी ये दोनों स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिला था। डॉकरेल 10 रन दिए थे, हालांकि इकोनॉमिकल बॉलिंग किए थे। बेंजामिन वाइट एक्सपेंसिव गए थे थोड़ा सा, क्योंकि ये हाइब्रिड पिच है, यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा ग्रिप एंड टर्न नहीं मिलता, और बेंजामिन वाइट ज़्यादा फ्लाइट देके बॉलिंग कर रहे थे, विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं कर रहे थे, अपने गुगली का यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव चले गए और इसीलिए इनको 4 ओवर भी नहीं मिला। नहीं तो एक लौते लेग स्पिनर है और मोस्ट ऑफ द मैचेस में इनको 4 ओवर मिल ही जाते हैं। अगर इनको 4 ओवर मिलता है फिर डॉकरेल शायद बॉलिंग ना करे, या फिर कर्टिस कैम्फर के ओवर्स एक आधा कट हो सकते हैं। अच्छा, विकेट कीपिंग सेक्शन में लॉर्कन टकर एंड मैथ्यू क्रॉस, ये दोनों ही मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। क्यों?
क्योंकि दोनों ही अपने अपने टीम से विकेट कीपिंग करेंगे, तो विकेट कीपिंग का तो पॉइंट्स हमें मिलेगा ही। अब लॉर्कन टकर रिसेंटली जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हुआ था वहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे आयरलैंड टीम की तरफ से, तो रिदम में है एंड पिछले मैच में भी 40 करके आ रहे हैं, तो रिदम में है, तो ऐसे प्लेयर को हम नहीं छोड़ेंगे। मैथ्यू क्रॉस मैंने आपको अभी बताया कि जब भी स्कॉटलैंड आयरलैंड के सामने खेलता है, ये रिची बेडिंगटन हो गया या फिर मैथ्यू क्रॉस, दोनों ही चलते हैं मोस्ट ऑफ द मैचेस में, तो मैथ्यू क्रॉस को मैं रखना चाहूँगा। इवन पिछले मैच में ही मैथ्यू क्रॉस 49 करके आ रहे हैं, तो दोनों विकेट कीपर बैटर्स जो टॉप ऑर्डर ले लीजिए या फिर मिडिल ऑर्डर तक बैटिंग करते हैं हमारे टीम में होंगे, ठीक है। अच्छा, बैटिंग सेक्शन में एंडी बेलबर्नी, पॉल स्टर्लिंग दोनों ही आयरलैंड की तरफ से ओपनिंग करेंगे। सामने कौन होंगे? ब्रैड करी विद द न्यू बॉल एंड क्रिस्टोफर सोल। मुझे लगता है ये दोनों ही स्विंग बॉलर ना, इनको शुरुआत में दिक्कत देंगे। वैसे भी इस पिच के ऊपर थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट, थोड़ा सा इनिशियल स्विंग आपको देखने को मिलता है, तो मुझे इन दोनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, स्पेशली एंडी बेलबर्नी। अब आप मुझे बोल सकते हो बेलबर्नी तो फॉर्म में है, बट याद कीजिए पाकिस्तान के सामने जो 3 T20 मुकाबला खेला गया था, वहाँ पे जब आयरलैंड चेस किया था, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बाकी दोनों मैचेस में बैटिंग फर्स्ट जब किया था ना आयरलैंड, ये बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, और कल भी जब बैटिंग फर्स्ट करने का बारी आया, ये फंस रहे थे। तो बैटिंग फर्स्ट में एंडी बेलबर्नी फंस के ही खेलते हैं, और ये प्रूफ मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और पॉल स्टर्लिंग वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर, ये बैटल तो मैं आपको कब से बता रहा हूँ और बहुत बार ये प्रूफ भी हो चुका है, स्टैटिस्टिकल डेटा में भी है। सामने ब्रैड करी होंगे, मुझे लगता है ये दोनों अर्ली जा सकते हैं, ठीक है। बाकी जॉर्ज मुंसे को अगर लेना है डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। हैरी टेक्टर पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, हालांकि ये बॉलिंग नहीं कर रहे, बट नंबर 4 पे बैटिंग करने ज़रूर आ रहे हैं। फिलहाल मैं इनको नहीं ले रहा, सामने अच्छे क्वालिटी के स्पिनर है, मार्कवर्ड वगैरह इनको फंसा सकते हैं। बेरिंगटन एक ऐसे प्लेयर हैं, बिल्कुल बैटिंग सेक्शन में अगर मैं पहले किसी को सजेस्ट करूंगा तो बेरिंगटन होंगे। 60% सिलेक्शन है, हेड टू हेड में नंबर्स अच्छे हैं, टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा स्कॉटलैंड का, तो अगेन 2-3 विकेट अगर अर्ली चला जाता है तो बेरिंगटन बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं मैथ्यू क्रॉस के साथ, ठीक है। डॉकरेल पिछले मैच में 2 ओवर डाले, प्लस नंबर 6 तक बैटिंग करने आ जाते हैं। आप इनको ले सकते हैं बैटिंग सेक्शन से या बेरिंगटन को ले सकते हैं। दोनों को अगर लेंगे तो आपको ऑलराउंडर या फिर बॉलर में से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे डॉकरेल को लेके चला है। अगर आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करता है शायद तभी मैं डॉकरेल के साथ जाऊं, अगर स्कॉटलैंड बैटिंग फर्स्ट करता है तो मैं बेरिंगटन के साथ चला जाऊंगा। सिंपल साफ डिसीजन होने वाला है। ऑली हेयर्स काफ़ी अटैकिंग बैटर हैं, बट ऐसे पिच के ऊपर जहाँ पे बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखे। पिछले मैच में 11 बॉल खेले थे और सिर्फ 4 रन बनाए थे, सोचिए। स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 30-35 का था, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखे। मैकमुलन अगर खेलेंगे सीधे सीधे हमारे टीम में आ जाएंगे। फर्स्ट मैच तो नहीं खेले, देखते हैं इस मैच में खेलेंगे कि नहीं। अगर खेलते हैं तो राइट आर्म मीडियम फास्ट पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में मार्क एडायर, कर्टिस कैम्फर दोनों ही बैटिंग प्लस बॉलिंग से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ऐसे पिच के ऊपर नंबर 6-7 तक बैटिंग तो आ ही जाता है, जहां पे मार्क एडायर, कर्टिस कैम्फर दोनों बैटिंग करते हैं। बॉलिंग इनको 4-4 ओवर मिल रहा है, डेथ ओवर्स में आ रहे हैं, तो और क्या ही चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन बनने के प्रबल दावेदार हैं। यहाँ पे मार्क वार्ड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, ये भी नंबर 6-7 तक अपनी टीम से बैटिंग करने आ जाते हैं, और 16th ओवर 17th ओवर तक इनका 1 ओवर बाकी रहता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही दिमाग वाले बॉलर हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं T20 फॉर्मेट का, ठीक है। यहाँ पे माइकल लिस्ट को आप ट्राई कर सकते हैं, 80% सिलेक्शन है। रिसेंटली जो 2 हेड टू हेड मैचेस मैंने आपको दिखाया, जो 2023 एंड 2022 में खेला गया था, वहाँ पे 1 विकेट 2 विकेट करके निकाल ही लेते हैं वर्सेस आयरलैंड। तो माइकल लिस्ट को ट्राई करना है, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे जैक जर्विस जो राइट आर्म मीडियम फास्ट है, फिलहाल तो नहीं खेल रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव फास्ट बॉलर हैं। अगर खेलते हैं ग्रैंड लीग के अंदर बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर स्कॉटलैंड बॉलिंग फर्स्ट करता है, आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। गैरेट डेलानी, पिछले मैच में इनसे बॉलिंग नहीं करवाया गया, सरप्राइजिंगली गैरेट डेलानी के ऊपर इन्होंने जॉर्ज डॉकरेल को ओवर देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, जो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला सीरीज़ हुआ था वहाँ पे डॉकरेल 1 ही ओवर डाले थे, बाकी गैरेट डेलानी वहाँ पे एज अ सेकंड स्पिनर खेल रहे थे। तो ये वाला डिसीजन आयरलैंड के कैप्टन से मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। अच्छा, बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तो शेफेन शरीफ नहीं खेल रहा है,
क्रिस ग्रीव्स एक आधा ओवर ही कर रहे हैं, लेग स्पिनर है, ठीक है। क्रेग यंग पिछले मैच में नहीं खेले थे। बेंजामिन वाइट डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पे आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। 17% सिलेक्शन है। हाँ, पिच में बहुत ज़्यादा ग्रिप एंड टर्न नहीं है क्योंकि हाइब्रिड पिच है, बट अगर बेंजामिन वाइट पिछले मैच से सीख के आएंगे और विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का डिसीजन लेंगे, ज़्यादा फ्लाइट नहीं देंगे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और ये विकेट भी निकाल के आपको दे सकते हैं। स्ट्राइक बॉलर है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे बैरी मैकर्थी 49% सिलेक्शन, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, डेथ ओवर्स में आते हैं, शुरुआत में डालते हैं, इनको हम लेंगे। ब्रैड करी को हम बिल्कुल लेंगे क्योंकि डेथ ओवर्स में शुरुआत में स्कॉटलैंड की तरफ से तो ये भी डालते हैं। सामने एंडी बेलबर्नियन, पॉल स्टर्लिंग होंगे जो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसते हैं, तो ब्रैड करी को आप ट्राई कर सकते हैं। ग्राहम हुमे, अब ये बंदा रिसेंटली पाकिस्तान के सामने बॉलिंग किया था, बहुत ही ख़राब बॉलिंग किया था और आप कह सकते हो इनके वजह से बहुत तक जो है ना आयरलैंड हारा था पाकिस्तान के सामने लास्ट के दोनों मैचेस में। नहीं तो ये फील्डिंग भी बहुत ख़राब किए थे और बॉलिंग भी उतना ही ख़राब किए थे, या फिर उससे भी ज़्यादा मुझे कहना चाहिए। इनसे उम्मीद बहुत ज़्यादा है बट उस तरीके से रिसेंटली डिलीवर नहीं कर पाए हैं। पता नहीं इस मैच में खेलेंगे कि नहीं, अगर खेलेंगे भी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। हालांकि अभी पाकिस्तान का टीम सामने नहीं है, सामने स्कॉटलैंड होगा, पाकिस्तान से थोड़ा सा लेस कम्पिटिटिव साइड, तो शायद यहाँ पे एक दो विकेट निकाल के चले जाए, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रिदम में ये नहीं दिखे हैं, ठीक है। क्रिस सोल डेथ ओवर्स में डालेंगे, शुरुआत में डालेंगे, स्ट्राइक बॉलर हैं, डेफिनेटली हमारे टीम में होंगे। गाविन मेन हमारे टीम में होंगे, ये भी बहुत अच्छे स्ट्राइक बॉलर हैं, गुच्छे में विकेट निकालते हैं। 4-5 विकेट जब निकालते हैं ना, एक साथ निकाल के चले जाते हैं। अगर आपके टीम में नहीं है तो आप एक तरफा हार भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और फियोन हैंड, अब फियोन हैंड का क्या पता है, ये टारगेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 के अंदर आने का, वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर आने का, ठीक है। और क्योंकि जॉश लिटिल भी मैचेस नहीं खेल रहा है ना आयरलैंड की तरफ से, तो फियोन हैंड को इसलिए मौका मिल रहा है। और अगर ये इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि मुझे आना है अपने वर्ल्ड कप के टीम के अंदर, तो ये इसीलिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा के परफॉर्मेंस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे विकेट्स निकालने का कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं। अगर आपने कल वाला मैच देखा होगा, आपने देखा होगा कि बैरी मैकर्थी, मार्क एडायर के ऊपर इनको मैन ऑफ द मैच देने का जो है ना वो सोचा जा रहा था। अच्छा, फिलहाल मेरा कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग के लिए, मतलब 2, 3, 4 मेंबर्स के लिए कुछ ऐसा बन रहा है, जहां पे कैप्टनशिप मैंने दिया है मार्क एडायर को, वाइस कैप्टन कर्टिस कैम्फर। दोनों ही बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट्स देंगे, इसीलिए मुझे चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि एक बार आउट हो गया तो क्या हो गया, या फिर एक बार बॉलिंग से विकेट नहीं मिला तो क्या हो गया। बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से पॉइंट्स दे ही देते हैं। दोनों विकेट कीपर को मैंने अपने टीम में रखा है। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे ना मैं बेरिंगटन का सोच रहा हूँ, अगर स्कॉटलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगा तो बेरिंगटन ले लूंगा, अगर आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगा तो डॉकरेल ले लूंगा, ठीक है। अब डॉकरेल हर मैच में वो 2 ओवर डाले ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इस मैच में हमने डॉकरेल को लिया बट पॉल स्टर्लिंग ने क्या किया, गैरेट डिलानी को एज अ सेकंड स्पिनर यूज़ कर लिया, डॉकरेल को बॉलिंग नहीं दिया, जो कि ज़्यादातर मैचेस में ये करते हैं। मुझे तो नहीं पता इस मैच में क्या होगा, स्टर्लिंग के दिमाग में क्या होगा, सडनली क्या आएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट क्योंकि पिछले मैच में डॉकरेल को ओवर मिला था, प्लस ये डिस्ट्रक्टिव एक फिनिशर है, रिसेंटली अपने फिनिशिंग गेम को काफ़ी अच्छे इंप्रूव भी किए हैं, तो इसीलिए मैंने रख लिया है। अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ आयरलैंड का तो मैं और भी रखने का कोशिश करूंगा। मार्क वॉट एक दिमाग वाले बॉलर हैं, प्लस थोड़ा बहुत बैटिंग से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, इसीलिए इनको रख लिया है। ब्रैड करी का रीज़न मैंने आपको बता चुका हूँ। गाविन मेन, क्रिस सोल डेथ ओवर्स में डालेंगे, तो इसीलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो और भी। यहाँ पे बैरी मैकर्थी और फियोन हैंड दोनों ही मेरे टीम में होंगे। तो ये हो गया मेरा कॉम्बिनेशन। अगर आपको इस कॉम्बिनेशन में कुछ भी चेंज करना है और वो कौन से चेंजेस हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है इस प्लेयर को मैंने गलत लिया है, वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा या फिर अपना गलती सुधारूंगा, ठीक है। और हाँ, टॉस के बाद फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ना है आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी गिव अवे का जो लिंक है रियल 11 एप्लीकेशन का, अभी भी वो चालू है। आप बिल्कुल हमारे रियल 11 एप्लीकेशन पे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक अपने घर पे लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा।